हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 4, मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी विविधताएँ हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और यह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुग़ल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये दिल्ली का लाल किला है। मुग़ल कौन थे? मुग़ल जो है दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक जो थे एक सेकेंड तो माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज़ खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी के वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ में सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर अनुभव भी गर्व करते थे क्योंकि क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुग़ल सैन्य अभियान प्रथम मुग़ल शासक बाबर था। 1494 फरगना राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी और 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। ये बाबर का राजपाट जहाँ तक फैला था। उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं। मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुग़ल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद भी प्राप्त किए और परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ की सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। मनसबदार और जागीर। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। वह मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उसी के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे
वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते, सैनिकों का पंजीकरण करवाते। इन कार्यवाहियों के बाद उन सैनिकों को वेतन के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन एक राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते, जिन्हें जागीर कहते, और तकरीबन इक्ताओं के समान थी। जो जागीरी थी वो इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे। अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था और ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया गया ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासन तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, जो किसानों द्वारा कुलीनों यानी मुखिया या सरदारों के माध्यम से दिया जाता था और मध्यस्थों यानी कि मुखिया या सरदार को जमींदार कहा जाता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 तक की कालावधि में कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया। प्रत्येक फसल पर नगद कर निश्चित कर दिया। सूबों या प्रांतों को राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्ति की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, जिसका शीर्षक है अकबरनामा। पहले जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी अकबर के शासनकालीन घटनाओं का विवरण देती है, तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी विभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। सुलह कुल। अकबर की सुलह कुल की नीति उनके पुत्र जहांगीर ने की इस प्रकार वर्णन किया है कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हों, विरोधी धर्मों के अनुयायियों की तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। अपने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। वहीं दरिद्रता और सामाजिक असमानता भी साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था वह कुल 8000 में से 455 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य का 61.5% वेतन दिया जाता था। मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपने वेतन का बड़ा भाग वस्तुओं पर लगा देते थे। इसे शिल्पकारों और किसानों का लाभ होता था, परंतु राजस्व का भार अधिक होने से प्राथमिक उत्पादों
किसानों और शिल्पकारों के पास बहुत कम बचता था। 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में बट गया और फलस्वरूप अनेक प्रांतों का उभरना हुआ। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।